नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं, जब से पहले फेज का वोटिंग खत्म हुआ है तब से हम लगातार इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि पहले फेज की बम्पर वोटिंग की क्या मायने हैं। इस पे हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की है। कुछ की राय ये है कि ये जो बम्पर वोटिंग है वो एनडीए को फायदा दिलाएगी, लेकिन कल मैंने अफजल अमानुल्लाह, जो कि होम सेक्रेटरी रह चुके हैं बिहार के, उनसे बात की थी। उनका ये मानना था कि ये वोट बदलाव के लिए है। अब इसने एक बड़ा डिवीजन पैदा कर दिया, एक कौतूहल भी मन में पैदा कर दिया कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके चलते महागठबंधन को अफजल अमानुल्लाह साहब एज बता रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेट्राइस के फाउंडर मनोज कुमार सिंह है, जो कि देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। हम दूसरे दौर के चुनाव की भी बात करेंगे, उसके क्या क्या फैक्टर हैं उनको भी समझेंगे। अब 122 सीटों पर चुनाव होना है, 121 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 11 तारीख को सेकेंड फेज की पोलिंग है, जिसके लिए जो प्रचार है वो कल शाम को खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में देखना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सीमांचल और बाकी इलाकों के अंदर, जो सीमावर्ती इलाके हैं बिहार के, उसके अंदर किस तरीके का कैंपेन चल रहा है और कौन इस कैंपेन में आगे है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव का प्रशांत किशोर फैक्टर। किसका वोट काट रहे हैं, किसके वोट में सेंध लगा रहे हैं, इसको समझना, इस पैटर्न को समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों का कहना है कि कुछ पॉकेट्स में प्रशांत किशोर ने अपनी जगह बनाई है। तो मनोज जी, सबसे पहले बातचीत शुरू करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सेकेंड फेज की पोलिंग के लिए जिस तरह की कैंपेन हो रही है, आप इसमें कौन कौन से बड़े की फैक्टर या एक्स फैक्टर देखते हैं जिन पर हम लोगों को नजर रखनी चाहिए। देखिए, सेकंड फेज जो है कि फर्स्ट फेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सेकंड फेज कैसा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था और वहां पे जिस तरीके से महिलाओं के अंदर उत्साह, बेरोजगार युवकों के अंदर उत्साह देखने के मिला था। और इस बार जो हम लोगों का डेटा बता रहा है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार 7% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अभी चूंकि इलेक्शन कमीशन दिया नहीं है, हम लोग अपने डेटा के बेस पे वो बता रहे हैं कि 7% लगभग महिलाओं का हुआ है। और अभी पिछला का देख ले रिकॉर्ड, उसके हिसाब से 3% के लगभग हुआ था, क्योंकि डेड वोटर भी इस बार हटे हैं, जिसके कारण वोट परसेंटेज बढ़ा है। और आज इलेक्शन कमीशन ने जारी भी किया है कि 65%, जो 64% कुछ बता रहे थे, वो आज 65% कुछ, यानी 1% का और इजाफा हो गया है वोट का उछाल में। देखिए, बिहार की जो परिस्थितियां और जो सिचुएशन है, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट फेज था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू का जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, जिसमें लोजपा और हम भी शामिल है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो दोनों पार्टियों के लिए, जहां 3 सीटों का बस्ता, महागठबंधन 3 सीट आगे थी पिछले के चुनाव में, और वहां पर इस बार काफी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है कि बहुत काफी बदलाव हो सकता है। वैसे स्थिति में जब हम फर्स्ट पेज के जाते हैं, जहाँ पे सीमांचल का एरिया है, दूसरा शाहबाद का वो एरिया है, जो औरंगाबाद है, सासाराम है, गया है, यहाँ पे पोल होने वाला है। तो इन जगहों पे, कुछ जगहों पे, जैसे सीमांचल की बात करें तो अपने वोटरों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को एआईएमआईए के ओवैसी के ऊपर निर्भर ज्यादा रहना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जो मुस्लिम वोटर है उसमें बिखराव ला सकते हैं। पिछली बार भी आपने देखा था कि करीब 12 सीटें जो बीजेपी जीत कर, मैंने एनडीए फोल्डर जीत कर जो आगे आए थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का था तो इनका था, क्या कहता है, एआईएमए के बदौलत आया था। तो तो क्या इस बार ये ये स्थिति। एआईएमआईएम का फैक्टर चल रहा है? आपको क्या लगता है उनकी कैंपेन देखते हुए? क्योंकि वहां पर कैंप तो असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार उनके सामने चैलेंज बड़ा है। इस बार शायद असदुद्दीन ओवैसी वैसा ना कर पाए, क्योंकि मुसलमान और यादव पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हैं तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, हमेशा रहते हैं दीपक जी, जेडी के साथ मुसलमान और यादव हमेशा रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों में उम्मीदवार का चुनाव किसी डिग्री और किसी अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं होते हैं। मुसलमान कैंडिडेट का हमेशा जो चुनाव हुआ है, उसके जो समाज में वर्चस्व रहा हुआ है, ये देखा जाता है कि इनके ऊपर कितने केसेज हुए हैं, कितने दंगे में शामिल हुए हैं, कितने अलग अलग कार्यों में शामिल हुए हैं। और वो उनकी डिग्री होती है और उसी पे उनकी उम्मीदवारी के, चाहे कोई भी पार्टी चुने,
चाहे वो महागठबंधन के लोग चुने या एएमए के चुने। तो ऐसे लोगों का जब वो चुनाव कर कर आते हैं तो उसका असर जरूर चुनाव में पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी को एआईएमए के जीतते हुए उम्मीदवारों से कोई मतलब नहीं है। वो कितना मुसलमानों में से अपने पास वोट ला सकते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना भी आप कोशिश कर लें और एक आरजेडी और ये कहें कि नहीं भाई वो एआईएमआई का वर्चस्व नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होता है। वर्चस्व हमेशा जो होता है वो टूटता है, और वो टूटता किसके आधार पे? कैंडिडेट के हिसाब से। जैसे प्रशांत किशोर की आपने बात किया था, तो प्रशांत किशोर अकेले चुनाव में उनका कोई वर्चस्व नहीं है। आप ये नहीं कह सकते प्रशांत किशोर की 243 सीट पर एक सीट भी ऐसा दे। मैं बता रहा हूं जहां पे दीपक चौरसिया भी चले जाए और मैं जिता कर लेकर आऊं। अभी ये स्थिति न ओवैसी की है, न प्रशांत किशोर जी की है, और न किसी की है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी बनने में अभी प्रशांत किशोर के लिए भी समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये देखना है कि सीमांचल के एरिया में जहां पे मुस्लिम बहुल है, जहां पे 60% के करीब वोट रहता है, वहां पे किस तरीके से मुस्लिम वोटरों का बिखराव कर सकते हैं। और मुझे जब मैं गया था सीमांचल के उन जगहों पे गया था, तो वहां पे जीतते हुए दिख रहा है। जैसे कि आप देखिएगा किशनगंज का वो सदर सीट है जहां पिछली बार इनकी हार हो गई थी एनडीएफ होल्डर की, तो 2000 के लगभग करीब वोटों से उनकी हार हुई थी। लेकिन वो हार इस बार बदलते हुए दिख रहा है। और दिख रहा किस लिए भाई? कि वहां पे वोट जो है या के कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं से वोट काट रहे हैं। और यही ट्रेंड दिखा जो फर्स्ट फेज में दिखा था, और यही इसी ट्रेंड पे सेकेंड फेज में भी पोल हो रहा है। तो हम मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए थोड़ा, या महागठबंधन के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपके हिसाब से महागठबंधन के लिए अगर वोट काटते हैं और संजू ओवैसी तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर भी है। मैं खास तौर पर पहले फेज में जानना चाहूंगा कि आपको लगता है प्रशांत किशोर ने पहले फेज में वोट पाया है? अगर पाया है तो कितना पाया है और किसका काटा है? आपका अनुमान क्या कहता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, बहुत सारे जगहों पे हमारे बच्चे काम कर रहे थे, और अभी भी हम लोग उस चीजों को समझ रहे हैं और लोग जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। जब भी चुनाव होता है, चुनाव के पहले एक माहौल होता है, और जिस दिन वोट करने जाइए उस दिन भी एक माहौल होता है। जब लोगों को ये लगा कि प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर की पार्टी जीतते हुए नहीं दिख रही है, तो जो फॉरवर्ड क्लास वोटर्स थे वो वोटर क्या किए कि वो बैक हो गए अपने एनडीए फोल्डर के पास। तो उसका नुकसान प्रशांत किशोर को होगा। क्योंकि ये 3 साल का जो कहते हैं कि मैं हड्डी गलाया हूं बिहार में, और वो वोटरों को यदि आप इकट्ठा करके नहीं रख पाते हैं तो ये मुश्किलें होती हैं। प्रशांत किशोर के पास कौन ऐसे कैंडिडेट थे जिसको ये कहते कि जमीन से उठकर आंदोलन आंदोलन करके लड़का आया हुआ है? वही लोग आए थे जिनका दूसरे पार्टियों में कोई स्थान नहीं, या कहिए कि वो पार्टियां नहीं पूछ रही थी, तो वो ये सारे कहिए कि बोरो खिलाड़ी थे जो अपने खेलने आए थे पिच पे। इन बोरो खिलाड़ी के ऊपर आप पहले चुनाव में उतना ज्यादा परफॉर्मेंस का उम्मीद लगाते हैं तो गलत बात है। जैसे आम आदमी पार्टी था, उसमें जितने उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ था उनका राजनीति से कहीं लेना देना नहीं था, यदि एक दो लोगों का छोड़ दिया जाए तो। दिल्ली में काफी बेहतर को अपना रिजल्ट लेकर आए थे, लेकिन बिहार में वो स्थितियां नहीं थी। अच्छे तरीके से गए। मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अंत बहुत अच्छा मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। अंत इसलिए अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है दीपक जी, कि जिस पलायन, जिस बेरोजगारी के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे थे, तो जनता को भी बताना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने बिहार से पलायन क्यों किया था। एक अच्छे जॉब के लिए किया था, अच्छी शिक्षा के लिए किया था, या बिहार में उन्हें नौकरी नहीं मिला तो वो जाकर विदेशों में नौकरी किए थे। ये सारी बातें अपने जीवन को संवारने के बाद, एक बेहतर जीवन संवारने के बाद यदि कोई कहता है कि ये हमारे राज्य में पलायन है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई भी बेवकूफ बनाने और उसको किसी दूसरे भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कहा जा सकता। तो बिहार में ये बेरोजगारी का मुद्दा कहीं से नहीं बनता मुझे दिखा। दूसरा उनका था पलायन का, वो भी मुद्दा बनते हुए नहीं दिखा। तो ऐसे स्थिति में प्रशांत किशोर के वोटरों में मैं किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखा कि जो वो लगे कि प्रशांत किशोर जिता कर ला रहे हैं। अब ये आपका प्रश्न था कि भाई किसका वोट काट सकते हैं? यदि मान लीजिए कि 1,000 वोट लाया तो किसका काट सकते हैं? प्रशांत किशोर जी किसी का वोट नहीं काट रहे। प्रशांत किशोर जी का जो कैंडिडेट है वो अपने क्षेत्र में उन लोगों के बीच में जिनके बीच में उन्होंने
अपने जीवन काल का सबसे ज्यादा समय गुजारा है, तो वो एक सिंपैथी वोट मिल रहा है कि भाई हमारे इतने अच्छे संबंध है, इन्होंने इतना 3 सालों से हमारे बीच में घूम रहे हैं, तो हमें इनको वोट देना चाहिए। तो उसमें जिस जो वोटर आते हैं, तो ये फॉरवर्ड क्लास के वोटर ज्यादा है। लेकिन यही कारण है कि मैं आपको बार बार बोल भी रहा हूँ कि जेडीयू का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगा इस बार बीजेपी की अपेक्षा। तो प्रशांत किशोर जेडीयू का विकल्प बनते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो बीजेपी के लिए नुकसान देते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब आपको लगता है प्रशांत किशोर मोटे तौर पर अभी तक के आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? जी, मैं ये बड़ी विश्वास के साथ कर सकता हूं कि इनसे जेडीयू को नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। जेडीयू को नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। मैं अगली आता हूं, पर्सनालिटी पर आता हूं। सबसे बड़ी पर्सनालिटी इस चुनाव में नीतीश कुमार की, वो कई तरह के विवादों में रही। नीतीश कुमार जी भूल जाते हैं, नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, अब ही इज नॉट फिट टू बी चीफ मिनिस्टर। लेकिन नीतीश कुमार एक फिर से एक नए अलग तरह के नेता के तौर पर उभरे हैं। चाहे वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उन्होंने जिस तरह से अपना किला संभाला, और किला संभालने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो उनको छोटा भाई बनाना चाहती थी, लेकिन जुड़वा भाई दोनों बन के रह गए हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा था पहले दौर में कि विधायक दल का जो विधायक दल बैठेगा वो फैसला करेगा कौन मुख्यमंत्री है, लेकिन बीजेपी को उस लाइन से भी पलटना पड़ा। तो नीतीश कुमार इस पूरे के पूरे चुनाव के अंदर किस तरह के एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं? मैं इतना तो दीपक जी बोलूंगा कि जब नीतीश जी का किस्मत लिखा जा रहा था, तो सबसे आगे वाले कतार में थे। और जब लिखा गया, तो आगे बढ़ते समय पेन की या तो इंक समाप्त हो गई होगी, या लिखने वाला थक गया होगा। इस राजनीति के जिस हथियार को बीजेपी या कहिए कि विपक्ष ने इस्तेमाल किया, वो उनके लिए सबसे बड़ा आज के समय में मैं मानूंगा कि विनिंग के लिए उनके लिए हथियार हुआ। जिस स्वास्थ्य को लेकर लोगों के बीच में वो बातें बताई गई, तो दो कारणों से मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। कि बिहार के एक जगह पे हम लोग थे बैठे हुए, और कुछ महिलाएं बैठे हुई थी, तो मेरे सहयोगी ने बोला कि भाई नीतीश कुमार जी का तो जो स्थिति है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो लोग कह रहे हैं कि उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो महिलाओं का जो रिएक्शन था दीपक जी, ये राजनीति बताता है कि बिहार की किधर जाती है। उन्होंने कहा कि यदि 74 साल की उम्र वाले व्यक्ति से आप इतने हेल्दी मेंटल हेल्दी के बारे में आप बात करेंगे कि उनका दिमागी स्वस्थ इतना हो, तो सबसे पहले तो 50 साल के वो दो लोंडो से पूछिए वो लोग क्या कर उनकी स्थिति। ये महिलाओं का जब रिएक्शन था, और ये रिएक्शन इसलिए आया कि जिस तरीके से नीतीश जी ने अपने पहले चुनाव जीतने के बाद 50% महिलाओं को निकाय चुनाव में दिया रिजर्वेशन। सेकेंड बार में उन्होंने लड़कियों के लिए जो लेकर आए साइकिल और ड्रेस किताब की बात की, और इस बार जो 10,000 रुपया दिया, तो मुझे लग रहा कि वो महिलाएं निकल कर नीतीश का वो कर्ज उतारने के लिए आगे बढ़ रही हैं। कि कल क्या उनके साथ होगा मुझे नहीं पता है। आज मेरे हाथ में वोट का वो ताकत है, आज इसको देकर हम जिताकर अपने कर्ज को कम करें। तो मतलब आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किसको देख रहे हैं, जेडीयू को? मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट फेज के यदि चुनाव को देखा जाए, और सेकेंड फेज के चुनाव में भी यही ट्रेंड रहा, तो हो सकता है कि सीट लेकर बराबर माने जुड़वा भाई बनने के बाद भी कहीं बड़ा भाई न जेडीयू हो जाए। और आपके इस थ्योरी को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। जी, बीजेपी हर तरफ से देखिए, बीजेपी ने इस बार चुनाव जैसे जैसे आया, बीजेपी ऐसे नहीं जेडीयू के साथ समझौता की या झुकी, क्योंकि उसको पता था। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा पूरे भारत में एक समस्या है कि उसके साथ कुर्मी कोरी नहीं है। यादव के बाद ओबीसी फोल्डर में यदि आप देखेंगे, तो सबसे मजबूत स्थिति में बहुत सारे राज्यों में कुर्मी कोरी वोटर है, जो डिसाइडेड वोटर होते हैं कि भाई हमको किस पार्टी को लेकर आना है, किस पार्टी को लेकर आना है। और वहां पे बीजेपी की सबसे कमजोर स्थिति है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि गुजरात में हार्दिक को, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया को, सोहेल को, ये सब लोगों को ले आने के पीछे का, झारखंड में सुदेश महतो का अभी सुनने में आ रहा है कि जयराम महतो के ऊपर बीजेपी का ध्यान है। तो ये लाकर वो कमी को कम, माने जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि यादव फोल्डर
बीजेपी के साथ कहीं नहीं है इस देश में, चाहे या तो मुलायम सिंह यादव या तो अखिलेश यादव को देखकर इस तरह से वोट करते हैं, वहां पर तेजस्वी और लालू को देखकर वोट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस फोल्डर में, ओबीसी के फोल्डर में, कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा काम कर किया है नीतीश को आगे बढ़ाकर। और नीतीश ने जिस रोग, जिस विचार की बात की गई, उस पे अपने आप को स्थापित करते हुए और इस चुनाव को जीतते हुए आगे दिख रहे हैं। मतलब साबित हो जाएगा इस बार नीतीश सबके हैं। नीतीश सबके हैं। सबके हैं। और हाँ, और उनको लेकिन इस एक चीज बात से कोई दीपक जी। परहेज भी नहीं है। वो देखते हैं कि जहां उनको उम्मीद नजर आती है उस फोल्डर के अंदर वो चले जाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं नहीं अब यहाँ दाल नहीं गल रही है तो उस फोल्डर से वापस आते हैं। ऐसा ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ किया, बनाया, फिर उसके बाद उससे बाहर निकल आए। और दीपक जी देखिए, आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी भी जो है, आक्रमण उन पे करते हैं, लेकिन बार बार ये कहते हैं कि वो तो मेरे पास भी आ सकते हैं। यानी दरवाजे दोनों तरफ से खुला छोड़ा गया है कि नीतीश का कोई भरोसा नहीं, किस रूट पे चले जाए। तो दरवाजा खुला रहो, कोई दरवाजा बंद दिखा तो वापस न चले जाए, तो इसलिए हाँ, दरवाजा खोल कर रखा गया है। दरवाजा नहीं, खिड़की भी खुली हुई है, रोशनदान भी खुले हुए हैं, और बीच में एक झिर्री भी जी है। जी। तो ये चीजें हैं। तो ये इस बार जिस महिला वोट को बेस बनाकर ये आगे बढ़े हैं, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव उनको महिलाएं जिताकर, ऐसे हर बार चुनाव उनको महिलाएं जिताकर ही लिया। और तेजस्वी तेजस्वी को आप कहाँ पा रहे हैं? क्या वो अपने आप को रीस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी में लोगों ने एक उम्मीद तो देखी है। बिहार का एक सेक्शन है जो प्रो लालू वोट बैंक है। देखिए, दो वोट बैंक है, एक प्रो लालू वोट बैंक, एक एंटी लालू वोट बैंक, अगर बिहार को समझना हो। और इसी आधार पर जंगल राज का फैक्टर बार 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 चलता है। तो उस प्रो लालू वोट बैंक में जो तेजस्वी यादव की इमेज देखी जाती है कि वो चेंज कर सकते हैं, वो परिवर्तन की बात कर सकते हैं, वो नौकरी की बात कर सकते हैं, नए ढंग की आरजेडी ला रहे हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, रील्स डालते हैं, तो क्या इस बार भी तेजस्वी को नाउम्मीदी हाथ लगेगी? तेजस्वी ने चुनाव बहुत, यदि मैं कहूं कि सरकार से हटने के बाद, नीतीश से हटने के बाद, काफी उन्होंने परिपक्व पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मैच्योर, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैच्योर। लेकिन गलती कहाँ हो गई? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जिस मंच पे, मैंने जो अपना मंच उन्होंने प्रोवाइड किया, उनके साथ गलतियां यही हुई। देखिए दीपक जी, मुद्दे जब खड़ा किए जाते हैं तो उस मुद्दे को खड़ा करने में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल लगते हैं, और वो मुद्दे आकर चुनाव में वोट को प्रभावित करते हैं। तेजस्वी ने बेरोजगारी, युवाओं का बात रखा, और उस पर उनको भरपूर समर्थन मिला। लेकिन 50 दिन जो उन्होंने कांग्रेस को दिया एसआईआर के लिए, ये मुद्दे वो गौन हो गए। जब इनको समझ में आया कि मैं रास्ता भटक गया हूं और फिर ये वापस उस रूट पे आए, तब तक लगता है कि मुझे काफी देर हो गया था। और इस सड़क पे, जिस सड़क माने रोड पे वो यात्रा कर रहे थे, उसमें बहुत सारे गड्ढे हो गए। जब गड्ढे हो जाते हैं तो गाड़ियां जानते हैं कि उछलती हैं, और ये उछाल उनको देखने को मिला। और वो गुस्से के रूप में दिखा, क्योंकि कार्यकर्ता नाराज थे कि भाई आप, लगता है कि चुनाव जीतने के लिए सब मुद्दे बना रहे हैं। और जिस तरीके से 2 लाख रोजगार का उन्होंने बात किया, ये मैं मानता हूं कि बिना होमवर्क का ये अनाउंसमेंट है कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, और हर हर घर घर को रोजगार। रोजगार 2 करोड़ से ज्यादा हाँ होते हैं मनोज जी। हाँ। मेरे ख्याल तो से ये टोटल क्या? हाउस होल्ड 3 करोड़ के आसपास हैं। हाँ। और उसमें तो 18 लाख ये, के आसपास को नौकरी है, तो ये मान के चलिए आप 3.25 करोड़ के आसपास नौकरी देने की बात अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें मुश्किल में उनको ला दिया। प्रश्न बहुत सारे खड़े हो गए। आपने जितना दिया नहीं, उससे ज्यादा प्रश्न लोग करने लगे आपके उस विचार को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छा किया, इनका सब कुछ ठीक रहा। और दूसरी गलती हुई कि महागठबंधन में जिस तरीके से तालमेल की कमी दिखी। यदि आप रोजगार की बात कर रहे हैं और महागठबंधन में कांग्रेस भी है, हम भी है, सब भी है, तो ये घोषणा पत्र तीनों लोगों को मिलकर लाना चाहिए था। और राहुल गांधी को जब मंच पे आए, घोषणा पत्र इनके जारी होने के बाद आरजेडी का, तो खड़ा होकर मंच से बोलना चाहिए था कि जो तेजस्वी ने नौकरी देने की बात कही है, उसके साथ मैं खड़ा हूं, और मैं हर तरीके से इनके साथ खड़ा हूं कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। पूरे उस मंच पे आप देखे होंगे कि उस पे कोई बात नहीं कहेगी जिसपे आप चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप एसआईआर के मुद्दे उठाते हैं, वो मुद्दे उठाते हैं,
और आज उठाते हैं और कल टाई टाई फिश हो जाता है। जिस व्यक्ति को बोलते हैं कि वो मरा हुआ है, वो व्यक्ति आकर बोलता है कि मैं हूं और मेरा आई कार्ड है। जिस व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई इसके 4 नाम है, वो करा मेरा एक नाम है, यहाँ कटा। तो ये सारे चीजें जो कहा जाता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बिना होमवर्क का चले आते हैं, उसी तरीके से तेजस्वी जी उनके पीछे चले गए और उनको समझ में नहीं आया कि ये मेरे लिए काफी बड़ा नुकसान है। मैं पहले जिस दिन उन्होंने कांग्रेस को मंच उपलब्ध कराया था, मैं कई सारे जगहों पे मीडिया सेंटर में मैंने बोला था कि तेजस्वी चुनाव के बाद में इसमें मंथन जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, चलते चलते, मुझे पता है हम डाटा तो नहीं बता सकते, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं, बाकी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन सेकेंड फेज में आपको क्या लगता है कौन आगे दिखाई दे रहा है अभी तक के कैंपेन के बाद? आप देखिए, कैंपेन बीजेपी का काफी बेहतर चल रहा है। अकेले महागठबंधन में तेजस्वी के ऊपर है, चूंकि वोट उन्हीं के ऊपर आ सकता है, लोग उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं। तो तेजस्वी काफी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद लोगों को, आरजेडी के लोगों की है, लेकिन मैं दीपक जी कहता हूं कि जो शुरुआत करता है वही जीतता है। तो फर्स्ट फेज में जैसी शुरुआत हुई है, अंत भी वैसा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए। तो आज हमने आपका विश्लेषण दिखाया सेकेंड फेज के बारे में, सेकेंड फेज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, ये हमने आपको बताई। और मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग राय मैं आपके सामने अपने सोशल मीडिया के मंच पर इसी तरह रखते रहूंगा। आप मुझे कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मनोज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।